अब हम डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन की जो सिक्रीशन होती है उसकी वो रेगुलेट कैसे हो रही होती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इंसुलिन कब रिलीज़ होता है, जब हाइपरग्लाइसीमिया होता है। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होगा तब इंसुलिन की प्रोडक्शन भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर अमाइनो एसिड्स ब्लड के अंदर ज़्यादा हैं, ठीक है, तब भी इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और अगर फैटी एसिड ज़्यादा है तब भी ज़्यादा होगी। जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज का अपटेक बाय द लिवर और मसल सेल जो है वो इंक्रीज करता है, बाय एडिपोज टिश्यू इंक्रीज करता है, और आगे जाके ग्लाइकोजन की सिंथेसिस होती है। और अगर हम एडिपोज टिश्यू की बात करें तो वहाँ पे फैट्स की या टैग्स की सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होती है। अमाइनो एसिड्स अगर ब्लड के अंदर ज़्यादा होंगे तो इसका अपटेक जो है, सेलुलर अपटेक इंक्रीज होगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, जिसकी वजह से जब अमाइनो एसिड सेल के अंदर ज़्यादा जाएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगी। इसके अलावा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल पेप्टाइड्स आ जाते हैं। ये हार्मोन्स हैं बेसिकली जो हमारे इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल आ जाती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। अच्छा, ये जो हार्मोन होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि ये जो बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज होते हैं ना, उनकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। तो होता क्या है कि जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो बीटा सेल में से जो इंसुलिन होती है उसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। और इसका एक ये इफेक्ट आ जाता है क्योंकि जब हम डाइट में यानी कि ओरल रूट के थ्रू अगर हम कार्ब्स नहीं ले रहे हैं तो ऑब्वियसली ये हार्मोन जो हैं ये प्रोड्यूस नहीं होंगे क्योंकि ये जीआईटी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि उस केस में, और अगर हम इंट्रावीनसली ग्लूकोज दे रहे हैं पेशेंट, कोई भी अगर कोई पेशेंट है तो उसमें क्या होगा कि फिर बीटा सेल्स में से इतनी ज़्यादा इंसुलिन रिलीज नहीं होती, क्योंकि ये जो है जब हम डाइट के थ्रू जो है वो कार्ब्स लेंगे तो ये तब रिलीज होते हैं ये हार्मोन्स, और ये बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज की सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। तो जितने ज़्यादा ये हार्मोन ज़्यादा रिलीज होंगे उतनी ही इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये सेंसिटिविटी को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम डाउन रेगुलेशन की बात करें कि इंसुलिन की सिक्रीशन कम कब होगी, तो जब भी हमारे पास ये प्रोसेस यानी कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड, ये इन तीनों का लेवल कम होगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम होगी या इंसुलिन की सिक्रीशन कम होगी। इसके अलावा दूसरी चीज़ आ जाती है स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या है कि अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, तो उसमें क्या होगा कि इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। अब स्ट्रेस में हमें पता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कैटेकोलामाइंस, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि नॉर्मली जब ऑब्वियसली जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन होते हैं ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करते हैं। तो जब ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो स्ट्रेस हार्मोन है, जो कैटेकोलामाइंस हैं, वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि जो कैटेकोलामाइंस होते हैं उनका इफेक्ट जो होता है वो ज़्यादा पोटेंट हो जाता है और इंसुलिन की सिक्रीशन इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो उस केस में फिर क्या होता है कि इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाती है और कैटेकोलामाइंस जो होते हैं फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो रेज्ड हो जाता है। तो पहले क्या होगा, जब भी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे तो वो हमेशा ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेज करते हैं, लेकिन जब ब्लड ग्लूकोज लेवल रेज होगा तो इंसुलिन की प्रोडक्शन या सिक्रीशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि स्ट्रेस हार्मोन जो होते हैं वो ओवरराइड कर लेते हैं इंसुलिन सिक्रीशन को, तो फिर क्या होगा कि इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट्स कौन कौन से। अब इंसुलिन हमें पता है एनाबॉलिक हार्मोन है। एनाबॉलिक मीन्स कि ये कैटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करता है, डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है और सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। सो सबसे पहले अगर हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट पे मेटाबॉलिज्म पे इंसुलिन का क्या इफेक्ट है। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा इंसुलिन की सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, अब जो लीवर होता है ना उसके अंदर हमारे पास होते हैं उसके अंदर क्या जब लीवर इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा और इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी
तो इससे क्या होगा कि लिवर के अंदर ग्लाइकोजेनेसिस होगी। ग्लाइकोजेनेसिस मीन कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी। और ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है कि ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन, और ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन। ये दोनों प्रोसेस कम हो जाएंगे क्योंकि हमें अब ग्लूकोज नहीं चाहिए, ऑलरेडी ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है। तो हमने इन प्रोसेसेस को इनहिबिट करवाना होता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस जो है वो लिवर के अंदर ज़्यादा होगी, ठीक है, ताकि एक्सेस जो ग्लूकोज है इन ब्लड वो स्टोर हो सके इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब मसल्स के अंदर क्या होता है, मसल के अंदर होते हैं GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स, और एडिपोज टिश्यूज के अंदर भी GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं। अब इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन मसल्स के अंदर GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स को ज्यादा करता है। अब कैसे ज्यादा करेगा वो मैं अभी आपको आगे डिस्कस करती हूँ कि इंसुलिन के जो है ना ये रिसेप्टर है, ठीक है, ये इंसुलिन का रिसेप्टर है। इसने करना क्या है, इसके पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं। इसके दो सब यूनिट होते हैं, एक अल्फा सब यूनिट होता है, एक बीटा सब यूनिट होता है, ठीक है। अब ये टेट्रामेरिक होता है। टेट्रामेरिक क्यों है, क्योंकि इसके पास ऊपर जो है वो दो अल्फा सब यूनिट होते हैं जो कि ऑन द सरफेस ऑफ द सेल होते हैं, ठीक है, और दो बीटा सब यूनिट होते हैं जो कि इन द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, और मतलब कि साइटोसोलिक, इसको हम कहते हैं ये साइटोसोलिक डोमेन है क्योंकि ये इसने पेनिट्रेट किया होता है मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इंसुलिन यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ठीक है, इंसुलिन यहाँ पे बाइंड करेगा तो क्या होगा कि ये जो बीटा सब यूनिट होता है जो साइटोसोलिक डोमेन होता है, इसके पास क्या होता है, इसके पास होता है टायरोसिन काइनेज, ठीक है, इसीलिए इस पूरे रिसेप्टर को हम टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर भी कहते हैं। अब इसके पास है अंदर टायरोसिन काइनेज। अब टायरोसिन काइनेज तब एक्टिव होगा जब उसकी फॉस्फोराइलेशन होगी। तो जब इंसुलिन बाइंड करेगा इस टायरोसिन काइनेज की ऑटोफॉस्फोराइलेशन होगी। ऑटोफॉस्फोराइलेशन का क्या मतलब है कि उसे कोई एंजाइम नहीं चाहिए इसकी फॉस्फोराइलेशन के लिए, जस्ट इंसुलिन को अल्फा सब यूनिट के साथ बाइंड करना है, इधर इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ठीक है। जब इसकी फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है, इसने क्या करना है, आगे जाके फॉस्फोराइलेशन करवानी है IRS। अब IRS क्या है, इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट्स हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट पाए जाते हैं, और इनकी 4 टाइप्स जो है वो अभी तक डिस्कवर्ड हुई हैं, ठीक है। अब ये इंसुलिन रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो है वो मतलब ये एक कैस्केड ऑफ रिएक्शन हो रहा होता है, और ये रिसेप्टर सबस्ट्रेट जो है वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। जब ये एक्टिवेट हो जाएंगे, अब ये आगे क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मसल सेल है, ठीक है, तो मसल सेल के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले ये जब IRS स्टिमुलेट हो गए, इन्होंने आगे जाके एक्टिवेट करवाना है प्रोटीन फॉस्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज को, ठीक है। फॉस्फोइनोसिटाइड 3 काइनेज जब एक्टिव हो गया, वो क्या है, काइनेज, उसने क्या करवानी है, फॉस्फोराइलेशन। अब वो फॉस्फोराइलेशन करवाएगा किसकी, जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड होते हैं, हमें पता है मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उसमें एक फॉस्फोलिपिड होता है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल 4,5 बिसफॉस्फेट, ये यानी कि उसको हम PIP2 बोलते हैं, उसकी फॉस्फोराइलेशन करवाएगा और उसको ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। पहले वो बिसफॉस्फेट था, मतलब उसके पास 2 फॉस्फेट हैं, तो ये उसके अंदर एक और फॉस्फेट के एडिशन करवाएगा, उसको ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट कर देगा, जिसको हम कहते हैं PIP3। जब PIP3 एक्टिवेट होगा तो वो बाइंड करता है विद फॉस्फोइनोसिटाइड डिपेंडेंट काइनेज 1 के साथ। जब वो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा। जब ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा तो ये आगे जाके एक्टिवेट करेगा प्रोटीन काइनेज B को, ठीक है। प्रोटीन काइनेज B जब एक्टिव होगा तो उसने क्या करना है, उसने जो वेजिकल्स हैं मसल सेल के अंदर उनको फॉस्फोराइलेट करना है, और वो वेजिकल फिर मेम्ब्रेन के साथ जाके अटैच हो जाएंगे और वो एक्ट करेंगे एज अ GLUT4 ट्रांसपोर्टर, ठीक है। अब मसल सेल के अंदर GLUT4 इस तरह बन गया, इंसुलिन आई, उसने क्या किया, जस्ट GLUT4 बनाना है,
अब आगे क्या होना है मसल के अंदर, जब GLUT4 बन गया उसके बाद इंसुलिन का कोई काम नहीं है। अब ऑटोमेटिकली ग्लूकोज उस GLUT4 के थ्रू जो है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा और उसकी आगे वही ग्लाइकोलिसिस और क्रैप्स साइकिल में जाता जाएगा। अगर मसल जो है वो वर्क कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए, तो वो ग्लाइकोलिसिस क्रैप्स साइकिल में जाएगा। लेकिन अगर मसल रेस्टिंग स्टेज पे है तो वो ग्लाइकोजन बनाता है। हमें पता है कि मसल के अंदर भी जो है वो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। अब हम देखते हैं लिपिड मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है। हमने ये बात की थी कि जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो एडिपोज टिश्यू में GLUT4 के थ्रू वहाँ पे भी यही प्रोसेस होगा जो हमने मसल्स में बात की थी कि GLUT4 कैसे बना। इसी तरह लिपिड्स जो एडिपोसाइट्स होते हैं उनके अंदर भी जो है वो इसी तरह GLUT4 बनेंगे। ठीक है, अब जब GLUT4 बन गया ना तो उसने क्या करना है कि ग्लूकोज जो है वो अंदर आएगा। ठीक है, ग्लूकोज अंदर आएगा, उसके बाद इंसुलिन की प्रेजेंस जो है ना वो लाइपेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। लाइपेज जब इनहिबिट हो जाएगा ना, अब इस लाइपेज ने करना क्या होता है, इसने क्या करवानी होती है, डिग्रेडेशन करवानी होती है फैट्स की। ठीक है, अब फैट की डिग्रेडेशन ही होगी क्योंकि हमें पता है कि इंसुलिन जो है वो एनाबॉलिक हार्मोन है। अब दूसरी तरफ जीन एक्सप्रेशन होगी, लाइपोप्रोटीन लाइपेज बनेगा। ठीक है, लाइपोप्रोटीन लाइपेज बनेगा तो वो क्या करेगा कि टैग्स और VLDL वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा जिनसे फैटी एसिड रिलीज होंगे। ठीक है, अब जो एक तरफ ग्लूकोज सेल के अंदर आ रहा है, दूसरी तरफ ये एंजाइम जो है ये इनकी टैग्स और VLDL की ब्रेक डाउन कर रहा है जिससे फैटी एसिड रिलीज हो रहे हैं। अब ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोलिसिस में जाएगा और आगे जाके वो बनाएगा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ठीक है, जब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बनेगा तो वो फैटी एसिड के साथ मिलके क्या बनाएगा, ट्राइएसाइल ग्लिसराइड बनाएगा और वो फैट टिश्यू एडिपोसाइट्स के अंदर जो है वो डिपॉजिट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा कि हमने पहले ही बात की थी कि इंसुलिन जो है वो अमाइनो एसिड अपटेक बाय सेल जो है वो इंक्रीज करता है। जब सेल के अंदर अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो ज़्यादा होगी। अब इंसुलिन ने एक काम क्या किया था कि उसने मसल्स के अंदर जो है वो GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स बनाए थे जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो मसल सेल्स के अंदर आना शुरू हुआ था। ठीक है, अब दूसरी तरफ क्या है कि एक इंसुलिन की रेगुलेशन होती है बाय रिसेप्टर। होता ये है कि नॉर्मली ये रिसेप्टर जो होते हैं ये डिग्रेड होते हैं लेकिन रिसाइकिल होते रहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है ब्लड के अंदर तो क्या होता है कि ये रिसेप्टर जो होते हैं ये डिग्रेड कर जाते हैं। ठीक है, इनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। डिग्रेडेशन क्यों हो जाती है कि अगर ये रिसेप्टर्स रहेंगे और इंसुलिन भी एक्सेस में है तो क्या होगा कि सारा का सारा जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज है वो सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा और हमें पता है पहले ग्लाइकोजन बनता है देन फैट्स बनते हैं और बॉडी को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए तो वो फैट्स बनते हैं तो फैट और रिजल्टेंट ब्लड के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो रिसेप्टर्स होते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इंसुलिन की सिक्रेशन मतलब होना शुरू हो गई है तो ये रिसेप्टर डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है कि इंसुलिन जो है जो जीन लेवल के ऊपर एक्ट करता है। अब कुछ सेल के अंदर इंसुलिन का रिस्पॉन्स जो होता है वो विद इन फ्यू सेकेंड जनरेट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट मसल्स की बात करें या स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उसके अंदर इंसुलिन का जो रिस्पॉन्स होगा वो विद इन सेकेंड होगा क्योंकि उसने फॉर एग्जांपल अगर हम मसल की बात करें तो वहाँ पे उसने जस्ट GLUT4 बनाने जो कि फ़ौरन से फॉस्फोराइलेशन होगी और फ़ौरन से एंजाइम एक्टिवेट होंगे और फ़ौरन से GLUT4 जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर हम जेनेटिक लेवल की बात करें तो इंसुलिन का इफेक्ट जो है वो जीन्स के ऊपर भी होता है। ये जीन्स के ऊपर एक्ट करेगा और वहाँ पे जाके ये क्या करता है, जब इंसुलिन जो है वो जीन्स के लेवल पे एक्ट करेगा तो ये क्या करवाता है, ये सिंथेसिस करवाएगा कौन से कुछ एंजाइम्स की, जो एंजाइम्स हमें ग्लाइकोलिसिस के लिए चाहिए, ग्लाइकोजेनेसिस के लिए चाहिए यानी कि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज क्या है, हमें पता है कि वो ग्लूकोज को इंट्रैप करवाता है विद इन द सेल यानी कि जब ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर आएगा तो ग्लूकोज जो है वो फिर वहाँ से वापस बाहर भी तो जा सकता है। तो ग्लूकोकाइनेज क्या करता है कि ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट कर देता है और वो फॉस्फोराइलेट यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और वो सेल के अंदर इंट्रैप हो जाता है। ठीक है, इसी तरह जो
इंसुलिन है ये जेनेटिक लेवल के ऊपर पायरुवेट काइनेज को भी जो है उसकी भी सिंथेसिस को प्रमोट करता है, और वो हमें बताया कि ग्लाइकोलिसिस का एंजाइम है। इसके अलावा जो फैटी एसिड सिंथेज है उसको भी उसकी भी यानी कि सिंथेसिस को ज़्यादा करवाता है। तो इस तरह ग्लाइकोजन सिंथेज की सिंथेसिस को ज़्यादा करवाएगा ताकि ग्लाइकोजन की सिंथेसिस जो है वो प्रमोट हो। इसी तरह जो एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है उसको भी ये ज़्यादा करवाएगा ताकि इन टर्न जो है ग्लाइकोजन की सिंथेसिस हो सके, ग्लाइकोलिसिस प्रोसीड कर सके और टैग्स बन सके। इसलिए तो ये इसका एंजाइम के लेवल पे आ गया कि एंजाइम की ये सिंथेसिस करवाता है जेनेटिक लेवल, यानी जीन्स के ऊपर एक्ट करेगा और वहाँ से जीन एक्सप्रेशन और उसके थ्रू वही मैसेंजर आरएनए बनेगा और आगे जाके एंजाइम जो है उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट इंसुलिन, और नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लूकागोन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।